हेलो गाइज, वेलकम टू मेदा सलवानी यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं फिज़िक्स में प्रकाश यानी कि लाइट टॉपिक पर। और ये लेक्चर ना काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर होने वाला है हमारा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। तो गाइज, अक्सर यहाँ प्रकाश जो टॉपिक है हमारा, इससे क्वेश्चन बनते हुए आते हैं एग्ज़ाम में। स्पेशली इसके उदाहरणों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो आप जो है लेक्चर को पूरा अच्छे से लेक्चर को अच्छे से देखने के बाद आप जो है एक बार इसके उदाहरणों को दोबारा ज़रूर देख लें, ठीक है। बात करें अगर प्रकाश की गाइस, तो प्रकाश जो है ना एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है। और अगर इसके तरंगदैर्ध्य की बात करें तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच में इसकी तरंगदैर्ध्य होती है। इसके अलावा अगर प्रकाश की चाल की अगर बात की जाए तो सर्वप्रथम रोमर नामक वैज्ञानिक ने बृहस्पति ग्रहों के उपग्रहों की गति को देखकर प्रकाश के वेग को क्या किया था, ज्ञात किया था। हालांकि जो प्रकाश का जो वेग है सबसे अधिक निर्वात में होता है। और निर्वात में अगर इसकी चाल की बात करें तो गैस 3 × 10⁸ है मीटर पर सेकंड जो है इसकी निर्वात में चाल होती है, ठीक है ना। अगर आगे बात करें गाइज प्रकाश का फोटॉन सिद्धांत की, तो गाइज इसके अनुसार प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में चलता है जिन्हें हम फोटॉन कहते हैं। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी, रोमर नामक वैज्ञानिक ने की थी। और प्रकाश की चाल माध्यम के अपवर्तनांक पर निर्भर करता है। और जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना अधिक होता है उसमें प्रकाश की चाल क्या होती है, उतनी कम होते जाती है, ठीक है ना। उसमें क्या होगा, प्रकाश की चाल उतनी कम होते जाती है। इस बात को आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसे जो है गैज म्यू से इंडिकेट करते हैं। म्यू इक्वल टू ये यू है, u = c/μ, जहाँ म्यू प्रकाश में माध्यम की चाल और c निर्वात में प्रकाश की चाल है, ठीक है ना। इसके अलावा प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में अगर एन एवरेज अगर बात करें तो 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है, ठीक है। चंद्रमा में परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकंड का समय भी लगता है। इसके अलावा आगे जो अब हम बात करने वाले हैं गाइस, ये सूर्य ग्रहण को लेके बात करने वाले हैं। इसको डायग्राम बेस पर हम बहुत आसानी से समझेंगे। क्या होता है पहले थ्योरी देख लेते हैं। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और उस भाग में सूर्य नहीं दिखाई पड़ता। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। ये देखिए, ये सूर्य है, ये है चंद्रमा, ये है पृथ्वी अर्थ, और ये है चंद्रमा। यानी कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया तो सूर्य का प्रकाश केवल और केवल चंद्रमा पर पड़ेगा, यहाँ पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाएगा। तो ऐसी स्थिति में पृथ्वी पर अंधेरा छाया रहेगा। ये कंडीशन कहलाती है सूर्य ग्रहण। और ऐसी जो स्थिति है ये अमावस्या के दिन होती है, ठीक है ना। ऐसी स्थिति अमावस्या के दिन हमें देखने को मिलती है। वहीं चंद्र ग्रहण की अगर बात करें तो चंद्र ग्रहण में इसमें जो है पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, ठीक, जिससे सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है और ये घटना कहलाती है चंद्र ग्रहण। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तो चंद्रमा का वह भाग नहीं दिखाई पड़ता है, उसे ही क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्थिति है ना, चंद्र ग्रहण की स्थिति हमें पूर्णिमा के दिन देखने को मिलती है, ठीक है। और अमावस्या के दिन क्या था, तो सूर्य ग्रहण था। इसके अलावा नीचे लिखा हुआ है कि हर महीने ग्रहण नहीं दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी का कक्षतल चंद्रमा के जो कक्षतल है, ठीक है ना, उस कक्षतल के साथ 5 डिग्री का क्या करती है, ये कोण बनाती है, इसीलिए जो है ये कहा गया है। इसके अलावा गैज आगे हम बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। तो गैज यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस हो गया है, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का तो
तो गैस प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और परावर्तन के नियम जो है यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है ना। परावर्तन के नियम को हम यहाँ पर देख लेते हैं। परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला है गाइज आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण जो होते हैं एक ही तल में होते हैं। ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, और ये क्या है, आपतन बिंदु है। तो ये था दूसरा नियम, ठीक है। अब जो है गाइज आगे थोड़ा सा हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण की, ठीक है ना। समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर की यहाँ पर हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो प्लेन मिरर में क्या होता है, समतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है ना समतल होता है, ठीक है, सिंपल सी बात है। और इसमें शीशे की एक और धातु की पतली परत चढ़ी होती है, और जो किरण क्षय है ना उसको रोकने के लिए लेप किया जाता है। और शीशे के पीछे चांदी की परत या पारे की परत जो है परावर्तक सतह का कार्य करती है, ठीक है ना। ये बातें इसमें बताई गई हैं। आगे अगर बात करें समतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति की बात करें गाइस, तो समतल दर्पण में जो किसी वस्तु का प्रतिबिंब है ना दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी ही दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। याद रखना इम्पोर्टेंट है, समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनती है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के आगे रखी होती है। और यह प्रतिबिंब जो होता है ना काल्पनिक होता है, काल्पनिक वस्तु के बराबर, और उसका पार्श्व होता है अर्थात उल्टा होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट इम्पोर्टेंट था, तो इसको याद रखना समतल दर्पण का प्रतिबिंब करके। आगे जो हम अब बात करने वाले हैं गाइज इम्पोर्टेंट फैक्टों की बात करने वाले हैं। और जहाँ जहाँ आप हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स को जिन्होंने परचेज़ किया है, जिन भी एस्पिरेंटों ने, तो जहाँ जहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट लिखा हुआ है यानी कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंटें हैं, और ये डायरेक्ट पॉइंट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेस जो है पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इनको अच्छे से क्लियर ज़रूर कर लें जिन्होंने स्टडी मटेरियल नोट्स हमारा परचेज किया है एज एस्पिरेंट। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें तो यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब यदि किसी वस्तु का समतल दर्पण में पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की जो लंबाई है वस्तु की लंबाई की कम से कम आधी होनी चाहिए, ठीक है ना। और यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को यहाँ पर जो दर्पण है ना गाइज इसको जो है ना हम थीटा कोण में घुमा दें, ठीक है ना। थीटा कोण में अगर घुमा दें, याद रखना दर्पण को क्या करें, थीटा कोण में हम यहाँ पर क्या करते हैं दर्पण, फिर से बात करते हैं, यदि आपतित किरण को नियत रखते हुए दर्पण को थीटा कोण में घुमा दिया जाए तो जो परावर्तित किरण है ना ये थीटा कोण से क्या होती है, घूम जाती है, ठीक है ना। थीटा कोण से क्या होती है गाइस, ये थीटा है, यहाँ पर आप करेक्शन कर लेना, इससे ये क्या होती है, घूम जाती है। अब आगे जो हम बात करने वाले हैं समतल दर्पण के उपयोग की बात करने वाले हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण का उपयोग जो ये समतल दर्पण है प्लेन मिरर ना, इसका जो उपयोग होता है बहुरूपदर्शी, परिदर्शी, आईना आदि में किया जाता है। और आगे अब बात करेंगे गोली दर्पण की, स्फेरिकल मिरर की यहाँ पर हम बात करेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो इसे भी अच्छे से कवर करना है, पूरा लेक्चर ही इम्पोर्टेंट है लाइट का, ठीक है ना। किसी गोलाकार तल से बनाए गए दर्पण को क्या बोलते हैं गैस, गोली दर्पण बोलते हैं, ठीक है ना। गोली खड्डे के रूप में एक तल पर पारे की कलई, आगे लिखा हुआ गोली खड्डे के एक तल पर जो पारे की कलई होती है ना, कलई, तो इसमें रेड ऑक्साइड का लेप किया जाता है तथा दूसरा तल परावर्तक की तरह कार्य करता है, ठीक है। और बात करें तो गोली दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, एक होता है गाइस उत्तल दर्पण और दूसरा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। तो पहले हम उत्तल दर्पण को देखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर को, उसके बाद में हम दूसरे को कॉनकेव को देखेंगे।
तो गाइज अगर बात करें उत्तल दर्पण की, कॉनकेव मिरर की, तो जिस गोली दर्पण का परावर्तक सतह जो है ना थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है उसे उत्तल दर्पण बोलते हैं। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है। और क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, ये फैलाता है। आगे स्ट्रक्चर होगा नेक्स्ट पेज में, उसमें देख लेते हैं। ये देखिए, अगर आगे से कोई किरण आएंगी ना तो ये उनको क्या करेगा, फैलाने का काम करता है। तो उत्तल दर्पण, अगर बात करें उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंबों की, तो ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। क्या होता है दर्पण की, पहला है गाइस, दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी ये क्या होता है, प्रतिबिंब को बनाता है। इसके अलावा यदि किसी वस्तु की, आगे देखते हैं, ये है, यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी बढ़ाया जाए तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार क्या होता है, छोटा होता है और उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर क्या होती है, खिसकती है। नीचे आप डायग्राम में उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब पर एक बार आराम से अच्छे से आप इसे एनालिसिस करें स्ट्रक्चर को, तो आप ये बातों को यहाँ पर समझ सकते हैं और आसानी से कवर करेंगे। आगे बात करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग की। तो उत्तल दर्पण द्वारा जो है ना काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं के प्रतिबिंब एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा इस प्रकार उत्तल दर्पण की अगर दृष्टि क्षेत्र जो होता है ना अधिक होता है और इसलिए इसे ट्रक चालकों और मोटर कारों में चालक के जो बगल में जो पृष्ठ दृश्य दर्पण होता है ना उसको लगाया जाता है, पीछे की वस्तु को देखने के लिए स्पेशली लगाया जाता है, तो याद रखना। इसके उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। इसके अलावा जो है ना गाइज, सड़क में लगे परावर्तक लैंपों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है और विस्तार है, ठीक है। और विस्तार क्षेत्र अधिक होने के कारण ये प्रकाश को अधिक क्षेत्र तक क्या करता है, फैलाता भी है। ये सारे पॉइंट जो है गाइज आपको यहाँ पर कवर कर रखे हैं शुरुआत से ही, ठीक है ना। तो इनको आपको देख लेना है। आगे अब हम बात करने वाले हैं कॉनकेव मिरर की, यानी कि अवतल दर्पण की। तो जिस गोली दर्पण का परावर्तक तल जो होता है ना गाइज, ये धंसा रहता है तो उसे बोलते हैं हम अवतल दर्पण, यानी कि कुछ इस तरीके का डायग्राम अवतल दर्पण का होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है क्योंकि यह अनंत से आने वाली किरणों को क्या करता है, सिकोड़ता है, इसलिए इसे अवतल दर्पण बोला जाता है। इसके अलावा गाइज जो उत्तल एवं अवतल दोनों ही दर्पण किसी गोले के कटे भाग होते हैं और उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है ना। और दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव पोल कहलाता है और दर्पण के वक्रता केंद्र एवं ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का जो है ना प्रधान अक्ष कहलाती हैं, ठीक है। ये बातें आप थोड़ा सा याद रखिएगा, ये बेसिक सी बातें हैं जिनको आपको जानना पड़ेगा। इसके अलावा गाइज जो वक्रता केंद्र है एवं ध्रुव को मिलाने वाली जो सरल रेखा है, ठीक है ना, कि मध्य बिंदु को दर्पण का फोकस बोलते हैं। फोकस दूरी इक्वल टू वक्रता त्रिज्या अपॉन आर से हम इसे इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। r/2 हो जाएगा। f इक्वल टू, सो गाइज यहाँ आपको याद रखना है कि जो फोकस दूरी होती है ना f इक्वल टू r/2 होती है, ठीक है ना, यानी कि वक्रता त्रिज्या बट्टा 2 होती है, ठीक है। आगे जो है गाइज उत्तल दर्पण के उपयोग को तो हमने जाना, लेकिन यहाँ पर अवतल दर्पण के उपयोग को भी हम जानेंगे। एग्ज़ाम में यहीं से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। पहला उदाहरण है आँख, नाक, कान के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले सारे के सारे जो दर्पण हैं वो अवतल दर्पण होता है, ठीक है ना। इसके अलावा बड़ी फोकस दूरी वाला अवतल जो दर्पण है ये दाढ़ी बनाने के काम आता है, ठीक है ना। और गाड़ी के हेडलाइट एवं सर्च लाइट में भी इसका उपयोग होता है और सोलर कुकर में भी जो है इसका उपयोग होता है।
इसके अलावा जो गाइज ये जो चार्ट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब, पहला है वस्तु की स्थिति, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार और चौथा है प्रतिबिंब की प्रकृति। ठीक है ना। तो अगर गाइज अनंत पर होगा पहला, तो अनंत पर तो इसका प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर, ठीक है ना। और वस्तु की तुलना में अगर प्रतिबिंब का आकार जो होगा ना बहुत छोटा होगा, प्रतिबिंब की जो प्रकृति ये उल्टा एवं वास्तविक होगी। वहीं वक्रता केंद्र और अनंत के बीच की अगर बात करें, ठीक है ना, तो गाइज इसमें फोकस एवं वक्रता केंद्र के बीच ये रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ना छोटा होगा और उल्टा और वास्तविक होगा। वहीं वक्रता केंद्र पर फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच की अगर मैं बात करूं, तो गाइज यहाँ पर जो है ना वक्रता केंद्र पर ये रहेगा, ठीक है, और अनंत के बीच पर ये रहेगा, बड़ा यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर भी जो है ना ये बिल्कुल उल्टा रहेगा और वास्तविक ही रहेगा, ठीक है ना। इसके अलावा जो गाइज आगे फिर से इसे फोकस पर अगर बात करें, तो अनंत पर बहुत बड़ा और उल्टा वास्तविक। वहीं फोकस तथा ध्रुव के बीच अगर हम बात करें, तो दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा और सीधा व आभासी बनेगा। और गाइस ये सारे प्रतिबिंब का डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया है। इस डायग्राम को आप एक बार अच्छे से देख लें, इनकी पूरी बातें हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है ना। तो इसलिए इन सारे के सारे डायग्रामों को एक बार आपको यहाँ पर देखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप इन डायग्राम को देखकर समझ सकें कि अवतल दर्पण से जो बने प्रतिबिंब हैं, ये सारे के सारे जो 6 डायग्राम हमने यहाँ पर आपको बना के दिखाए हैं, ये सारे के सारे उसी से रिलेटेड हैं। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आपको भूलना नहीं है। और यहाँ के जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो उदाहरण से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा गाइस इन चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, ठीक है ना। आगे बात करेंगे गाइस गोली दर्पण के फोकस दूरी का सूत्र की, ठीक है ना। गोली दर्पण के फोकस दूरी के सूत्र की, तो गाइज उत्तल और अवतल दोनों में ही दर्पणों की फोकस दूरी निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। 1/v = 1/v + 1/u = 1/f, या आप ऐसे बोल सकते हैं 1/f = 1/v + 1/u, जहाँ u वस्तु का दर्पण से दूरी होता है, v प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी और f दर्पण की फोकस दूरी से इंडिकेट करते हैं। तो गाइज ये जो फॉर्मूला है ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको तो आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बात करते हैं गाइज अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की। तो हमेशा उल्टा वास्तविक बनता है जब वस्तु f है और ध्रुवों के बीच जो दर्पण के पीछे हो तो सीधा और आभासी बनेगा। फिर से बात करते हैं अवतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की, फिर से एक बार और इसे समझते हैं। उल्टा व वास्तविक बनेगा गाइस, ठीक है ना। जब वस्तु फोकस और ध्रुवों के बीच दर्पण के पीछे होगी तो वहाँ पर सीधा और आभासी बन जाएगा, ठीक है ना। आगे बात करते हैं गाइस आवर्धन की, मैग्नीफिकेशन की स्पेशली। तो ये क्या है गाइस, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, और इसे m से इंडिकेट करते हैं। m = प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, यहाँ पर m = v/u से इसे हमने इंडिकेट कर दिया है, ठीक है ना। आगे जो गाइज अब हम बात करेंगे ना, आगे अभी तो हमने बात किया, आगे जो बात करने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन को कवर करेंगे। लेकिन गाइज ये लेक्चर जो है ना हमारा काफ़ी लंबा हो जाएगा, और जैसे स्टार्टिंग में हमने बात की कि लेक्चर जो है ना टॉपिक है इसे 2 या 3 पार्टों में हमें कवर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम प्रकाश का अपवर्तन से यानी कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। और अगर वीडियो लेक्चर आपको पसंद आती है तो गाइज प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर हमें दें। इसके अलावा गाइज चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है ना। मिलते हैं एक नए टॉपिक में नए लेक्चर के साथ। थैंक यू गाइज।